वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है और इस तरह का सवाल जब भी आता है तब हम लोग इसको क्या करते हैं, फार्मूला बेस्ड इसको बनाते हैं। जैसे अगर 3 सही 3/5 को आप ए मानते हैं और ये 2/5 को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ए गुने ए, ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2 और ये ए और ये बी, तो 2ab हो गया। और ये 2/5 को हम लोग बी माने थे तो यानी ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसी का फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए के बदले हम लोग क्या माने थे, 3/3/5, अब प्लस बी के बदले में क्या माने थे, 2/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको 1.2/3 लिखा हुआ मिले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3 लिख सकते हैं। 1 + 2/3, क्योंकि ये जो होता है ये पूरा कंप्लीट होता है और ये उसका भाग होता है, तो 1 + 2/3 लिख सकते हैं ना। अगर इसको भी हम सॉल्व करते इसको तो यहाँ पे 3 × 3 + 2 5/3 आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 + 2 5/3 आ गया ना। अगर कहीं पे भी 1.2/3 लिखा मिले उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पे 3.3/5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 3/5 लिख सकते हैं। अब प्लस 2/5 ये वाला का होल स्क्वायर, तो 3/5 अब प्लस 2/5, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5/5 यानी 1 आ जाएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी ये पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकेंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोई घंटी अगर 6 सेकेंड में बजती है, कोई घंटी 8 सेकेंड में बजती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले बज जाएगा दोनों, उसके बाद ये 6 सेकेंड पे बजेगा, फिर अगला 12वां सेकेंड पे, फिर 18वां सेकेंड पे, फिर 24वां सेकेंड पे, फिर 30वां सेकेंड पे बजेगा। और जो घंटी 8-8 सेकेंड के अंतराल पे बजती है वो घंटी पहले 8 सेकेंड बजेगा, उसके बाद 16वां सेकेंड पे, उसके बाद आखिरी का 24वां सेकेंड पे, उसके बाद 32वां सेकेंड पे। तो एक साथ कितना देर के बाद बजेगा, 24वां सेकेंड में क्या होगा, वो दोनों एक साथ बजेगा। 24वां सेकेंड में ये 6 सेकेंड वाला घंटी भी बजेगा और 8 सेकेंड वाला घंटी भी बजेगा। तो ये 24वां सेकेंड क्या आया, ये 6-8 का एलसीएम आ गया। उसी तरीके से अगर हम कोई घंटी 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड का अंतराल में बजती हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा उतना सेकेंड में ये घंटी क्या होगा, एक साथ फिर से बजेगा। तो हमें इस सवाल में क्या निकालना था, हमें जो है इस सवाल में 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालना था, क्योंकि जो एलसीएम होगा वो उसका कॉमन होगा और वो कॉमन सेकेंड में घंटी फिर से एक बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालने से अच्छा है हम क्या करते हैं, 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9 का 8 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 9, 8 का जो मल्टीपल होगा वो इसका आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं तो 3, 1, 4, 8, 4, 12, 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 6, 2, 8, 1, 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन हो सकता है। 5, 4, 9 ये भी हो सकता है। 7, 2, 9 ये भी हो सकता है। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, ये चलिए 9 का मल्टीपल तो 3 ऑप्शन मिला। अब देख लेते हैं 7 से कटने वाला कौन है, तो यानी 7 7 49, 7 9 14, ये भी 7 से कट जाएगा। और 7 8 56, ये 7 से नहीं कट पाएगा क्योंकि 7 8 56, फिर ये 5 2 आएगा तो ये 7 से नहीं कट पाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 से ये भी नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आ रहा है 3, 504 सेकेंड के बाद वो फिर से बजेगा। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो 504 आ जाएगा। तो 504 सेकेंड के बाद वो एक बार फिर से एक साथ बजेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 156.25 अंडर रूट प्लस 0.0081 माइनस अंडर रूट 0.0361। तो हमें पता है कि अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होता है, रूट में पॉइंट के बाद 2 अंक होता है तो रूट से निकलने के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो ये 156.25 किसका स्क्वायर है, देखिए अगर कहीं पे आपको 25 का स्क्वायर निकाला हो ना, जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, 25 तो आप लिखिएगा ही। अगर 2 का अगला संख्या 3, 2 को 3 से गुना कर दीजिए 6, तो 625 हो जाएगा। अगर जैसे मान चलिए 45 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो पहले 25 तो लिखे आएगा ही अंतिम का 2 अंक, उसके बाद 4 का अगला संख्या 5 ले लेंगे तो 4 5 20 गुना कर देंगे तो 20 25 आ जाएगा। जैसे अगर 65 का स्क्वायर निकालना है
तो 25 तो लिखेगा ही लास्ट का 2 अंक, और 6 का अगला संख्या 7 होता है, इस दोनों गुना कर देंगे, 6 7 42, यानी 4225 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में 0.25 है, तो इसका मतलब इकाई स्थान पे 5 रहेगा ही। और अगर हम 12 को 13 से गुना करते हैं तो ये 156 आ जाता है। इसका मतलब ये जो होगा अंदर रूट 12.5 का होगा। 156.25 किसका स्क्वायर होगा? 12.5 का होगा। और इसके बारे में तो पता ही है कि ये 9 का स्क्वायर होता है प्लस 0.09, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है तो रूट से निकलेगा, दशमलव के बाद 2 अंक होगा। हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 0.09, यहीं पे लिख लेते हैं। उसका माइनस में क्या है, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12.59 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। और दशमलव के बाद 4 अंक है, इसका मतलब रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी 0.19 हम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर 0.19 माइनस करेंगे तो 12.40, यानी इस सवाल का आंसर होगा 12.4। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसके एक कार्य को कितना दिन पूरा कर सकते हैं। हम लोग को पता है कोई व्यक्ति 1 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति y दिन में कर रहा है, तो जो दोनों मिलकर काम करता है वो कितना दिन में करता है? x गुने y बट्टा x प्लस वाई। ये उसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका आंसर, x गुने y बट्टा x प्लस वाई। तो ये 20 दिन और ये 30 दिन, तो 20 गुने 30 बट्टा 20 प्लस 30 कितना होता है? 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 6 बार में 6 दूना 12 दिन लगेगा, 12 दिन। और CGL के सेट में बताए भी थे कि अगर ये 20 दिन और ये 30 दिन रहता है तो इसको याद कर लीजिए 12 दिन। ये बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। 20-30 का जो है वो 20-30 का कम्बिनेशन पे बहुत बार सवाल आ चुका है, इसीलिए याद रख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में करता है, कोई व्यक्ति 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 12 दिन में करेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। A प्लस बी प्लस सी एक काम को करने में 150 दिन लेता है, 150 दिन प्रतिदिन लेता है। अगर AC मिलकर काम करने में 94 रुपये लेते हैं। अगर हम इस ABC में से ये AC को माइनस कर देंगे तो ये B का आ जाएगा, A कट जाएगा, CC कट जाएगा और B आ जाएगा। और B का कितना आएगा, घटाएंगे तो 56 रुपये आ जाएगा B का। और यहाँ पे बताया गया कि B प्लस सी 76 रुपये लेता है। B प्लस सी जो है वो कितना लेता है? 76 लेता है। अगर B प्लस सी के 76 में से B का 56 रुपये माइनस कर देंगे तो C का आ जाएगा 76 माइनस 56, तो 76 माइनस 56 कितना होता है? 20, यानी C का जो रुपया आएगा वो 20 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसके आधार का त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। अगर हम गोला को पिघला के हम लोग शंकु में कन्वर्ट करते हैं तो उस दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। अगर हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं पिघला के तो उसका आयतन क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों का त्रिज्या सेम बोला गया, जिसके आधार और गोले के त्रिज्या के बराबर है, यानी दोनों का जो त्रिज्या वो सेम है। तो ये आर स्क्वायर से अगर हम क्यू को काटेंगे तो एक आर बचेगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4r बराबर क्या आ गया? एच आ गया। तो यानी r और ये h को नीचे लिखेंगे बट्टा 1, और ये 4 को काट के हम नीचे ले जाएंगे 1/4, यानी r और h का जो अनुपात आएगा वो 1:4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। ऊंचाई 4 तो त्रिज्या 1, यानी 4:1। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऊंचाई को लेना था, तो ऊंचाई 4 और त्रिज्या 1। नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज ABC में 20 समकोणीय है यदि AB BC भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी एक त्रिभुज ABC है, इसमें 20 समकोण है, यानी B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री ABC। ठीक है, तो इसमें AB का लंबाई 15 सेंटीमीटर और BC का लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी परित्रिज्या, हम पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो परित्रिज्या होता है समकोण त्रिभुज में, जो परित्रिज्या होता है वो कर्ण के मध्य, यानी परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो जो त्रिज्या होगा वो कर्ण का आधा हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा। तो पहला तरीका ये होगा कि पहले आप कर्ण निकालेंगे, और कर्ण निकालने का क्या तरीका होगा? अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बता देते हैं। अगर ट्रिपलेट पता है तो हम लोग कैसे कर्ण निकालेंगे? जैसे 15 20 दिया गया, यानी एक भुजा 15 दूसरा भुजा 20 और हमें कर्ण निकालना है।
तो आप क्या कीजिए ना, कोई ऐसा संख्या से डिवाइड करके उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आइए। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 4 बार में। हम लोग को क्या पता है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20 और 5 का 5 गुना 25। तो यानी 15, 20, 25 का भी ट्रिपलेट होगा। अगर 15, 20, 25 का ट्रिपलेट होगा तो यानी इसका कैलकुलेशन 25 आ जाएगा। ट्रिपलेट पता होगा तो ट्रिपलेट में अगर हम किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। तो यानी अगर हम 3, 4, 5 में सबको 5, 5 से गुना करेंगे तो 15, 20, 25 आता है, यानी 15, 20, 25 का भी ट्रिपलेट बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण आया वो 25 आ गया, तो उसका जो परित्रिज्या आएगा वो 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 750 रुपये अंकित मूल्य वाले एक रेडियो सेट को 570 में बेचा जाता है, यानी अंकित मूल्य 750 था और बेच कितना रहा है 570 में। तो कितना का छूट दे रहा है, पहले अंतर निकाल लेंगे। 0.8 180 रुपये का छूट दे रहा है, कितना पे 750 पे गुना 100, यानी छूट प्रतिशत निकालना है। तो कितना का छूट दे रहा है, 180 रुपये का छूट दे रहे हैं, कितना पे 750 रुपये में 180 रुपये का छूट दे रहा है। तो बट्टा 750 गुने 100, यानी जिससे तुलना करते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 1 0 से 1 0 कर जाएगा। 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 3 से 6 बार में, 6 गुने 4 यानी 24% का छूट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि कमीज की लागत मूल्य 20% छूट देने के बाद 64 रुपये आती है, यानी कुछ मूल्य अंकित होगा, और अगर हम इस पर 20% छूट दिए तो इसका मतलब 80% इसका अंकित लागत मूल्य आएगा और 80% का वैल्यू कितने देगा, 64 दिएगा। तो ये 0 से 0 कट गया। 8 से ये कितना बार में, 8 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लाभ प्रतिशत जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। तो इस स्थिति में क्या करना है, हमेशा क्रय मूल्य को ही 100 मानना है, ताकि अंकित मूल्य जो भी आए, अंकित मूल्य मान चलिए 118 रुपये आ जाए तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ 18% का लाभ होगा। तो हमेशा क्या करना है, सीपी को ही 100 मानना है, क्योंकि सीपी जब 100 रहता है ना तो कैलकुलेशन करने में हमें, इन परसेंटेज निकालने में हमें सुविधा होता है। तो अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। अगर 17% का लाभ हो रहा है तो जो उसका एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। अंकित मूल्य पर वो 10% का छूट देता है। यहाँ बोला गया ना, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। अगर अंकित मूल्य को हम लोग x मानते हैं, अंकित मूल्य को x, अगर इस पर 10% का छूट दे रहे हैं, इसका मतलब 90% में बेच रहे हैं, और बेच कितना में रहा है 117 में बेच रहे हैं। अंकित मूल्य हम लोग x मान लिए, अगर इस पर 10% छूट दे रहा है, इसका 90% बेच रहे हैं, और बेच कितना में रहा है 117 में बेच रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में, 13 9 में 117। तो x बराबर कितना आ जाएगा 130, यानी जो अंकित मूल्य आया वो कितना आ गया 130 आ गया। ठीक है, तो क्या बोला, यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया था और अंकित मूल्य 130 आया। अगर हम 130 में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 30% का लाभ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्रय मूल्य बोले थे 100 मानने के लिए, ताकि जो भी अंकित मूल्य आएगा हम लोग डायरेक्ट 100 से तुलना कर सकते हैं कि हाँ, अगर मान चलिए अंकित मूल्य 130 आया तो 30% का लाभ, अंकित मूल्य 120 आया तो 20% का लाभ। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक फैक्ट्री में 9 में से एक महिला कामगार हैं, यानी टोटल अगर 9 है, टोटल 9, तो महिला कितना है, महिला है 1, यानी टोटल कर्मचारी का महिला से अनुपात 9:1 हो गया। यदि महिला कर्मचारी का संख्या 125 है, यानी जब 1 का वैल्यू 125 तो किसका वैल्यू बोले, कामगारों की कुल संख्या, कामगारों की कुल संख्या 9 था ना, तो 125 1 का वैल्यू, तो 9 का वैल्यू 125 गुना 9, यानी कितना हो जाएगा 9 5 45, 12 9 108 4 112, यानी 1125। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से पढ़ चुके थे। जैसे ए जो है वो बी का 2/3 है, तो a/b कितना आ गया 2/3, और b जो है वो c का 4/5 है, तो b/c कितना आ जाएगा 4/5, यानी ये c कट के नीचे आ जाएगा और ये b कट के नीचे आ जाएगा।
तो पहला तरीका ये होगा, तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, A/B/C में AB को 2:3 ले लेंगे और BC को 4:5 ले लेंगे। B/C 4:5 था तो BC 4:5 ले लेंगे। फिर क्या करना था, इस दोनों को गुना करना था, यानी 4 दूना 8, 8 तरीका 24 और ये 5 से 3 से गुना करेंगे 15। पहला तरीका आपका ये हो गया। अगर इस तरीके से नहीं बनाना चाहते थे, अगर हम ऑप्शन से लेंगे तो भी ये सवाल ईजिली बन जाएगा। जैसे A/B 2:3, A/B 2:3 है। अगर यहाँ देखिए A और B का जो अनुपात है वो 3:2 हो गया। 4 से काटेंगे AB को, अगर हम 4 से काटेंगे तो 3:2, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी 3:2, 5 से काटेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 2:3, यहाँ 4 से काटेंगे तो 2:3। AB का अनुपात 2:3 ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D में हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अगर AB का अनुपात 2:3, 3, 4 ऑप्शन में हो रहा है, तो BC का अनुपात 4:5 इस दोनों में से कहाँ हो रहा है। अगर यहाँ BC का अनुपात निकालेंगे 3 से 5 बार में, 3 से 4 में, नहीं BC का अनुपात यहाँ 5:4 हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन 4 बचा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं BC का अनुपात, यानी BC का अनुपात अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, यानी BC का अनुपात 4:5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि AB का अनुपात 2:3 कहाँ हो रहा है और BC का अनुपात 4:5 कहाँ हो रहा है, या फिर ये प्रोसेस से भी बना सकते थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए, इसको आपको प्रथम 10 आभाज्य संख्या का औसत बोला ना, आभाज्य संख्या में आपको लिखना पड़ेगा। अगर सम विषम संख्या पूछता तब तो ईजिली निकल सकता था, शुरू का और लास्ट का जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आभाज्य संख्या बोला जा रहा है ना, इसमें कोई सीरीज फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसमें सबको लिखना पड़ेगा। प्रथम 10 ना, तो 2 से आभाज्य संख्या शुरू होता है, पहला आभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, फिर 9 आभाज्य संख्या नहीं है, 11, 13, 15 नहीं 17, 11, 13, 17, फिर 19, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 के बाद 23, 23 के बाद 25, 29, ये 10 आभाज्य संख्या हैं। इस सब को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई सीरीज फॉलो नहीं करना है। अगर हम सबका योग निकालते हैं, आभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटे, वो आभाज्य संख्या होता है, जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 5, 10 और 11, 13 कितना हो जाएगा, 30, 17, 13 भी 30 हो जाएगा, 23, 7 भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30, 30, 60, 30, 90, 10, 100 और प्लस 29, यानी 129 हो गया। और औसत निकालना है तो 10 संख्या तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 12.9, यानी इसका जो औसत आएगा वो 12.9, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। देखें, 2 ईयर पूर्व अगर 8 सदस्य का टोटल आयु निकालते हैं, अगर हम टोटल आयु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, औसत को संख्या से गुना करना पड़ता है। तो संख्या 8 है और औसत कितने 18, यानी 18 ठी कितना हो जाएगा, 144, यानी 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों का टोटल आयु 144 था। तो वर्तमान में टोटल आयु कितना होगा, 8 सदस्य का, वर्तमान में टोटल 8 सदस्य का जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा, 144 था 2 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में 8 सदस्य में तो 2-2 साल जुटेगा ना, 8 सदस्य में, तो यानी वर्तमान में 16 वर्ष जुट जाएगा 8 सदस्य की आयु में। तो वर्तमान में 8 सदस्य का आयु कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा वर्तमान में, क्योंकि 8 सदस्य में 2-2 साल जुटेगा, तो वर्तमान में 8 सदस्य का टोटल आयु 160 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। अगर एक बच्चा का जन्म हुआ तो वर्तमान में टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा, 9 व्यक्ति हो जाएगा। अगर औसत अभी भी 18 ही है तो टोटल वर्तमान में टोटल आयु कितना हो जाएगा, 9 सदस्य का, यानी 162 हो जाएगा। वर्तमान में 9 सदस्य का आयु 162 और 8 सदस्य का आयु 160, तो इसका मतलब जो बच्चा का आयु होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर। अगर 9 सदस्य में से 8 सदस्य को हम माइनस कर देंगे तो जो बच्चा का आयु है वो निकल जाएगा। तो बच्चा का आयु कितना आ गया, 2 वर्ष, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें क्या 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए, इसको अगर बेसिक से बनाना चाहिएगा, अगर बेसिक से, तब कैसे बनाएंगे,
और शॉर्टकट हम लोग कैसे बनाएंगे दोनों तरीका देख लेते हैं। अगर 9 पूर्णांक का औसत आयु 11 है तो टोटल आयु 99 हो जाएगा 9 पूर्णांक का। अब क्या करना है, जैसे जो चीज़ हम लोग गलती से लिख लिए हैं उसका तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम 23 को 32 लिख लिए तो इसका मतलब 32 गलती से लिखा गया, तो हमें 32 का कोई ज़रूरत नहीं, तो 32 को हम लोग हटा देंगे। हमें लिखना था 23, अगर हम जो चीज़ हमको सही है उसको हम लोग ले आएंगे। 32 का ज़रूरत नहीं था तो 32 को हटा दिए, 23 का ज़रूरत था तो मतलब 23 सही संख्या था तो सही संख्या को हम लोग लिख लिए, यानी गलत संख्या को माइनस कर देना है, सही संख्या को प्लस कर देना है। तो इसका मतलब ये मेरा ओरिजिनल योग होगा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो जो मेरा सही औसत होगा वो आ जाएगा, यानी 23 में से 9 गया, ये 9 हो जाएगा माइनस में, यानी 90/9, यानी ये 10, यानी जो सही औसत होगा ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से यानी शॉर्टकट बनाना है तब कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे 9 संख्या का तो औसत 11 था, वो छुड़ाने देते हैं। बाद में पता चला कि 23 को हम लोग गलती से कितना लिख लिए, 32 लिख लिए, यानी 23 को कितना लिख लिए, 32 लिख लिए। इन कितना ज़्यादा लिखें, 9 ज़्यादा लिखें, 9 ज़्यादा लिख लिए। अगर हम औसत में बात करें कि औसत में कितना ज़्यादा हो गया होगा, तो 9 तो योग में ज़्यादा लिखें, 9 से अगर हम डिवाइड कर देते तो क्या पता चलेगा, यानी 1 आया, यानी औसत में हम लोग 1 ज़्यादा लिख लिए, 1 औसत हम लोग ज़्यादा लिख लिए। संख्या में अगर हम 9 ज़्यादा लिखे तो औसत में कितना ज़्यादा लिखे, टोटल 9 संख्या था तो 9 से डिवाइड करेंगे तो पता चला 1 आया, तो 1 औसत में हम लोग ज़्यादा लिखें। अगर हम औसत में 1 ज़्यादा लिखें इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 1 कम होगा। अगर ओरिजिनल औसत 1 कम होगा तो पुराना औसत 11 था, 11 में 1 कम करेंगे 10, यानी इससे हम डायरेक्ट भी सवाल का आंसर निकाल सकते थे, या फिर आपका बेसिक ये रहा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, इस तरह का सवाल हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज भी देख लेते हैं कि इस सवाल को जो लोग नए हैं वो लोग भी सीख जाएंगे कैसे इस सवाल को बनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% का हानि होती है, यानी 90 बॉल पेन का अगर विक्रय मूल्य 160 रुपया है तो एक बॉल पेन का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 160/90। एक बॉल पेन का जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, 160/90, यानी 160 ये क्या है, रुपया है, और ये 90 क्या है, वो पेन का संख्या है, 90 बॉल पेन का संख्या है ना। यानी जब एक पेन का विक्रय मूल्य 160/90 आया, इतना रुपया में बेचने पर जब हमें 20% का हानि होता है तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं 100/80, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। विक्रय मूल्य दिया रहे, जब क्रय मूल्य निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, 80/100 नहीं लिखकर 100/80 लिखते हैं। अब क्या बोले, 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। एक पेन का जब क्रय मूल्य इतना रुपया आ गया तो एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लें 120/100। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करिए 100 से 100 कट गया, 20 से 4 बार में, 20 से ये 6 बार में, और फिर ये 4 से ये 40 बार में, 40 बार में इसको रहने देते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 चौका 24, 240/90, 4 से 40 बार में, ठीक है। और कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी फिर 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 8/3 आ गया। यानी इसका जो एक पेन का विक्रय मूल्य आ गया वो 8/3 आ गया, ठीक है। जब एक पेन का विक्रय मूल्य 8/3 आया, यानी 8/3 रुपये में हम लोग एक पेन को बेच रहे हैं, तो 96 रुपये में कितना पेन को बेचेंगे, तो यानी 96/8/3 करेंगे तो 3 ऊपर, यानी 12 बार में 12 3 36 पेन बेचेंगे। इस तरह से भी सोच सकते थे, या ये भी देख सकते थे ऊपर में क्या आता है, रुपया आता है, नीचे में संख्या। इसका मतलब 8 रुपये में हम लोग 3 पेन बेच रहे हैं, ऊपर में रुपया नीचे में संख्या, तो हमें 96 रुपये में बोला है तो हम लोग क्या करते हैं 12 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी 96/36 आ गया। इसका मतलब हम लोग 96 रुपये में कितना पेन बेच रहे हैं, 36 पेन, यानी सवाल का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी दोनों तरीका में से कोई भी तरीका देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 15 रुपये खर्च करता है, तो जो भी जितना भी एक्स्ट्रा खर्च होगा वो सब सीपी में जुटेगा। 225 रुपये तो उसको ओरिजिनल घड़ी में लगा और मरम्मत में उसको 15 रुपये खर्च है, इसका मतलब टोटल जो उसका खर्च होगा वो 240 रुपये आ गया।
अगर 240 रुपया उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया और उसका टोटल विक्रय मूल्य जो था वो 300 था, तो इस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। और कितना का लाभ हो रहा है, 60 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में, टोटल क्रय मूल्य 240 में गुने 100, यानी 60 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल आते हैं। राम के वेतन में इस बार 5 वर्ष की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 था तो पिछले साल का वेतन कितना होगा। यानी पिछले साल का वेतन हम लोग x मान लेते हैं। अगर 5% का वृद्धि हुई तो इसका मतलब 105% हो गया। और 105% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 21/20 होता है। 21/20 इतना रुपया हो जाएगा। और ये कितना रुपया हो रहा है, 1806 रुपया हो रहा है। इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 से कितना बार में, 8 बार में तो लगेगा ये, पहले 8 बार में लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8, 168। अब फिर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 126 है, फिर ये 6 बार में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एक स्थान पे 6 है। यानी 21 से 86 बार में कर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 86 गुने 20, यानी 6 दूना 12 और 9 16 17, यानी 1720। ऑप्शन नंबर 1। व्हाट हैपन, 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी पास हुए और 85% लड़के गणित में पास हुए और 75% दोनों विषय में पास हुए। तो इस सवाल को जब भी बनाना हो ना, वेन डायग्राम्स बना लेंगे। ये इंग्लिश का आ जाएगा और ये गणित का आ जाएगा, मैथ का आ जाएगा, और ये जो सेक्शन है वो दोनों का आ जाएगा। देखिए 80% इंग्लिश में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए। अगर टोटल पास निकालना है, टोटल पास, तो क्या करना है, दोनों साइड वाले को जोड़कर बीच वाले को माइनस कर देना। यानी 80 + 85 - 75, यानी जो टोटल पास संख्या आ जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो ये 165 आ जाएगा ये, और -75 यानी 90% जो है वो पास हो गए। अगर 90% विद्यार्थी पास होता है तो फेल कितना हो जाएगा, 10%। फेल हो जाएगा 10%। जबकि यहाँ पे बोला गया यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल होकर बैठे हैं, ठीक है। तो अगर 10% का वैल्यू 45 दिया गया है, यानी फेल परसेंटेज में 10 हो रहा है, 10% का वैल्यू 45, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450। यानी यहाँ पे एक जीरो चिपकाए हैं तो यहाँ भी एक जीरो चिपका देंगे, यानी 100% का वैल्यू जो है वो 450 आ जाएगा। इसका मतलब परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या 450, क्योंकि जो भी परीक्षा में बैठेगा लड़का उस सबको हम 100% मान के चलेंगे ना, तो 100% का जो वैल्यू होगा 450। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर टोटल पास निकालना रहे तो दोनों साइड वाले को जोड़ के बीच वाले को माइनस कर देना, टोटल पास आ जाएगा। टोटल पास 90%, तो फेल 10% हो जाएगा। और 10% का वैल्यू 45 दिया गया, क्योंकि दोनों विषय में फेल 45 लड़का है। जब 10% का वैल्यू 45 तो 100% का वैल्यू 450। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा में निम्नलिखित किसके बराबर होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड बदलना है। और इसको याद कैसे रखेंगे, जिससे आप किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं ना, यानी बड़ा से छोटा में बदल रहे हैं, बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करें तो छोटा संख्या ऊपर रहना चाहिए, तभी तो छोटा आएगा मानना। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, किलोमीटर पर आवर। आप छोटा से बड़ा में बदल रहे हैं तो बड़ा संख्या को ऊपर रखेंगे, तभी तो बड़ा मान आ पाएगा ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे 30.6 किलोमीटर पर आवर है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यानी छोटा मान बदलें तो छोटा संख्या को ऊपर 5/18 से गुना कर देंगे। यानी 18 से कितना बार में कटेगा, 18 और ये 7, यानी 1.7, और 1.7 को 5 से गुना करें तो 17.85, यानी 8.5 मीटर पर सेकंड। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेते हैं, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई की भी पार कर रही है, खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार कर रही है, पुल की लंबाई, ठीक है। तो हम कोई फार्मूला लगा लेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, कोई फार्मूला लगा कर हम इस सवाल को बना लेंगे। टाइम कितना लग रहा है, 55 सेकंड लग रहा है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस जुट जाएगा, यानी 200 रेलगाड़ी का लंबाई, अब पुल का लंबाई हम लोग मान लेते हैं x,
यानी जिसका मतलब टोटल लंबाई 200 प्लस x हो जाएगा। अगर कोई रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो अपनी भी लंबाई साथ साथ पुल की लंबाई, दोनों लंबाई को पार करेगी, यानी इतना डिस्टेंस टोटल पार करेगी। और कितना उसका चाल है, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे हम सेकेंड में लिए हैं, यहाँ पे मीटर में लिए हैं, और ये किलोमीटर पर आवर में है। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ इसको भी 5/18 से गुना करके हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ मीटर और यहाँ सेकंड था तो इसीलिए इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 से ये 2 बार में, 2 गुने 5 10, और ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यानी 550 इजिकल टू 200 प्लस एक्स। तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 550 में से 200 जाएगा तो 350, यानी जो पुल का लंबाई आएगा 350 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर 2 आधार ली गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं तो कुल राशि कितना होगी। देखिए 60% की दर से 4 वर्ष में 28% ब्याज मिल जाएगा। 5% की दर से 4 ईयर में 20% ब्याज मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना होगा, 28 प्लस 20 48% टोटल ब्याज होगा। अगर टोटल ब्याज 960 दिया गया, यानी ये 48% का वैल्यू अगर 960 है तो 1% का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसका मतलब उधार ली गई टोटल राशि कितना हो जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी साधारण ब्याज का जब भी सवाल बनाना रहे तो अगर हमें ब्याज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, दर को समय से गुना कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। अगर 7% दर से 4 ईयर के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा, और 5% दर से 4 ईयर का ब्याज 20% हो जाएगा। क्योंकि दोनों बराबर राशि हैं इसीलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 28 प्लस 20 48% टोटल ब्याज, और 48% ब्याज का वैल्यू 960 रुपये। इन टोटल ब्याज 960 दिया गया, 48% का वैल्यू 960, तो 100% का वैल्यू 2000, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। यानी जो राशि हो जाए तो वो अमाउंट होती है, और चक्रवृद्धि ब्याज हम अमाउंट का क्या फॉर्मूला देते हैं, A बराबर P/1 + R/100 की पावर T। यानी इससे डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि ईजी ही सवाल है। यानी अमाउंट टोटल 882 दिया गया है, और ये P कट के नीचे आ जाएगा ना, तो P 800 दिया गया है बराबर 1 + R, यानी R के बदले में 5/100 के पावर T। अगर हम 2 से काटेंगे तो 441, और ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 400 बार में। ये 21/20 का होल स्क्वायर है, 441/400। और अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 21/20 आएगा के पावर T। जब बेस सेम रहता है तो ये जो पावर होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पावर 2 है, यहाँ T है, तो यानी T बराबर कितना हो जाएगा, 200। यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर B। अब नेक्स्ट डायग्राम से दिया ऐसा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि 5 व्यक्तियों की प्रतिमा औसत आय कितनी है। औसत आय, आया नहीं आय, औसत आय कितनी है। तो जो ये लाइनिंग वाला जो दिया गया वो उसका आय है, और ये जो ब्लैंक वाला है वो उसका क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। ये लाइनिंग वाला आय है और ये ब्लैंक वाला क्या है, उसका व्यय हो जाएगा। तो हमें टोटल प्रतिमा औसत आय पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले सभी आय को जोड़ लेते हैं। ये 5 + 7.25 + 5.5 + 8.5 + 4.25। अगर जोड़े तो 5 और ये 7 5 12 8 20 5 25 और 4 29, 29 तो कंप्लीट हो गया। अगर पॉइंट वाले को जोड़े तो 25 और 50 75 75 150, और 150 + 25, सॉरी 25 50 75 75 150 + 25 यानी 175, यानी 1.75। अगर 1.75 इसमें हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30.75। 30.75 तो टोटल आया ना, तो हमें औसत निकालना है। तो औसत कितना वर्ष है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5 से 6 बार में, और 15 5 75, यानी 6.15 आएगा। ये 6.15 आया किस में, 1000 रुपया में। ये 6.15 वो 1000 में है, तो हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये 1000 में दिया गया, लाख में दिया गया, क्या चीज़ में दिया गया। तो ये क्या आ जाएगा, 6150, इन्हें 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हट जाएगा, यानी 6150। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्यक्तियों का आय रेंज क्या है। रेंज, ये शब्द का अर्थ क्या होता है, ये रेंज को हिंदी में हम लोग परिसर बोलते हैं, परिसर।
और ये इसका जो मतलब होता है रेंज जब भी निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम करते हैं। यानी जो अधिकतम संख्या होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका रेंज निकलता है। तो रेंज आई का रेंज पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिकतम आई कितना है, सबसे अधिकतम आई 8.75 है सबसे अधिकतम आई, और सबसे न्यूनतम आई कितना है 5.5 है। 5.5 से 4.25 है, 5.5 से भी कम तो 4.25 है ना, तो सबसे न्यूनतम आई 4.25 है। अगर हम इस दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.50। ये 4.50 किस में आया, 1000 में आया, तो इसको हम क्या करेंगे 4.50 को 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी 4500 उसका रेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।